स्वागत है बच्चों आप सबका फिर से एक बार O2N के डिजिटल एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म पर। और हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी में। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हुए लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग तक का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस। फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइट द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस। किसी बिजनेस के पीछे अकाउंटिंग का रोल क्या होता है। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, सारे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे अकाउंटिंग से। द प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये रिकॉर्ड हम क्यों रखते हैं? ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन कर सकें, टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। इसको अभी आगे हम और एक्सप्लेन किया जाएगा बेटा, इसकी जरूरत पड़ेगी। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इस यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब जो बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा, जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या क्या है वो रिपोर्ट की जाएंगी। तो एक तो ये रोल है कि हमें हमारी बैलेंस शीट बना के देता है, जिसमें हमें क्या मिलता है, हमारी एसेट्स और लायबिलिटी का पता चलता है, हमने कितना प्रॉफिट लॉस कमाया ये पता लगता है, और सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा बेटा असिस्टेंस टू मैनेजर। असिस्टेंस टू मैनेजर, मैनेजर को असिस्ट करना। असिस्ट करना मतलब एक गाइडलाइन से प्रोवाइड हो जाती है। असिस्ट करने का मतलब कोई आपको बता रहा है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो, जो आपका डिजायर्ड आउटकम आना चाहिए वो आ रहा है या डेविएशन है। अगर डेविएशन है तो उसको करेक्टिव एक्शन लेके सही किया जाना चाहिए। तो असिस्टेंस टू मैनेज अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट बाय द मेकिंग अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग। रेशनल डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा बेटा? पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैनेजर को क्या लेना होता है? डिसीजंस। और डिसीजन मेकिंग के लिए कौन हेल्प करने वाला है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग असिस्ट करेगा। फैसिलिटेट्स एंड कंपैरेटिव स्टडी। क्या फैसिलिटेट कर रहा है? कंपैरेटिव स्टडी। बेटा कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है? आप बेटा 9th क्लास में 60% लेकर आते हो, 10th क्लास में 70% लेकर आते हो, फिर 11th क्लास में आपके नंबर आ गए 80%। अगर मैं तीनों डेटा आपके सामने रखूंगा तो कंपैरेटिव स्टडी हो रहा है कि बच्चा ग्रो कर रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं केवल आपको बताता है 11th क्लास में 80%, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि पहले कितना था। हो सकता है पहले ये 90% वाला बच्चा हो, 90% वाले का अगर 80 आए तो इट्स नॉट गुड, उसको और मेहनत करनी चाहिए। तो इसलिए क्या है कि जब हम आपको प्रीवियस डेटा करंट डेटा के साथ प्रोवाइड करेंगे, जब आपको हम करंट डेटा के साथ प्रीवियस ईयर का डेटा भी देंगे, तो आप यू आर एबल टू कंपेयर कि आपका ट्रेंड क्या है, आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। तो कंपैरेटिव स्टडी मिल जाती है हमें, प्रीवियस ईयर का डेटा भी मिलने लगता है। नेक्स्ट बेटा एविडेंस इन कोर्ट। ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है आपके साथ। अदर्स में प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवॉइड्स। क्या अवॉइड कर रहा है? द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, रिप्लेस मेमोरी। फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन। आपको बैंक से अगर फाइनेंस की जरूरत है, बैंक से लोन लेने की जरूरत है, तो उसमें भी हेल्प करेगा। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस बाय असर्टेनिंग द प्रॉपर परचेज प्राइस। अगर आपको अपने बिजनेस को सोल्ड आउट करना है, कंटिन्यू नहीं करना है, तो किस प्राइस पर आप अपने बिजनेस को बेचना है उसको असर्टेन करने में हेल्प करेगा। एंड फैसिलिटेट इन टैक्स लायबिलिटीज। सेटलमेंट किसका करना है? टैक्स लायबिलिटीज का। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस कैसा होता है बेटा? बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर, जैसा कि सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से किया था, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग
द अकाउंटिंग प्रोसेस, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो उसी को आप देखिए यहाँ पर एक चार्ट सा बना हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले क्या होगा, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी जब बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बेटा उसको हम क्या करने जा रहे हैं, हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड यानी जर्नल एंट्री, तो रिकॉर्डिंग करेंगे हम। तो आगे हमें रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में, वो सीखना है। साथ ही साथ आप देखो यहां पर ये एरो जो बना हुआ है बेटा, ये इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, यानी कि कैश बुक, परचेज बुक, दीज आर सब्सिडरी बुक्स। क्या कहते हैं इसे? और ये जो लेजर बने हुए हैं बेटा, यहां पर लेजर जो बने हैं ये है प्रिंसिपल बुक। हमारे पास दो चीजें हैं, हमने कहा एक तो प्राइमरी बुक या प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, इनको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। बेटा सब्सिडरी बुक्स का जो भी टोटलिंग होगी वो टोटलिंग पहले लेजर में ट्रांसफर होगी, उसके बाद ही ये बैलेंस हमारा आगे समराइज होगा। तो ये अदर बुक्स हैं, यानी रिकॉर्डिंग यानी जर्नल, लेजर, ये तो आपको जर्नल बनाएंगे, जर्नल से लेजर में आएंगे, इट्स ओके। बट कुछ और भी बुक्स मेंटेन करनी होती हैं आपको, जैसे कैश बुक हमारा सब्सिडरी बुक तो है ही है, पर इसमें एक कैरेक्टर ऐसा है जिसकी वजह से इसे प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है, वो हम कैश बुक के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ समराइज किया तो क्या बनाया, समराइजेशन में क्या बना दिया, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसको भी डिटेल में आगे आएगा, अभी आपको हमने ये बता रखा है। समराइजेशन में हम एक तरीके से रिपोर्ट, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कितना प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट हुआ, क्या बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी है, वो रिपोर्ट हमारी तैयार हो जाती है। उसके बाद बेटा उसको हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर, ताकि यूजर को इजीली वो समझ में आ सके। तो दिस इज अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच में बेटा बताया गया, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो आपको सीखनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ बुक, बुक ऑफ अकाउंट्स, डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और पोजीशन मतलब बैलेंस शीट जिसमें एसेट और लायबिलिटी रिपोर्ट हुई। बेटा एक ब्रांच अकाउंटिंग की होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कहां पर जरूरत होती है बेटा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग जहां पर गुड्स को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर गुड्स। बेटा ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली ट्रेडिंग में काम आता है, जहां पर बिजनेस में ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही, परचेज एंड सेल। तो अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करता है और बेचता भी है, तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी लगेगी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी रोल आएगा, क्योंकि परचेज और सेल भी कर रहा है, ट्रेड भी कर रहा है। लेकिन अगर केवल ट्रेडिंग बिजनेस है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काम चल जाएगा, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, तो डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, पता करना कि हमारी पर यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, अगर ज्यादा है तो उसको रिड्यूस कैसे करें और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। And last one, management accounting. Management deals with providing desired and necessary information to the management for discharging their function. Managers को बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपसे कहा, बिजनेस के अंदर हम उधार सामान बेचते हैं, तो उधार कितने दिन का देते हैं बेटा, जितने ज्यादा टाइम के लिए आप उधार दोगे उतना टाइम तक आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, यानी कि कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर आप उधार देना कम कर देते हो, कि मतलब उधार दूंगा लेकिन टाइम 2 महीने नहीं 1 महीने का कर दूंगा, तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन सर इसका ये भी तो इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर हम 1 महीने का उधार देने लगे और हमारा कॉम्पिटिटर 2 महीने का उधार दे तो हमारी सेल कम हो जाए। तो उसके लिए डेटर मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, इस तरह की बहुत सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करके मैनेजर्स को ये इंफॉर्मेशन देती है, और इसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
नेक्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सप्लेन हुआ है, जो मैंने आपको समझा दिया। रिलेशन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। सिंपल, यहां पर आप देख सकते हो बेटा, जो बुक कीपिंग है ये है सबसे पहले बुक कीपिंग, जैसे हमने कहा जर्नल यानी रिकॉर्डिंग एंड लेजर, ये क्या है बेटा, जहां पर हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। इट्स ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो ये है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जिसमें रखा गया, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। हमने सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया। बेटा अगले स्टेप में जब उसको हम प्रोसेस कर देते हैं, प्रोसेस करके क्या निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया, एसेट्स लायबिलिटी की पोजीशन कितनी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देना वो हमारा आ गया बेटा अकाउंटिंग के अंदर, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बेटा उसके बाद हम उसको क्या करने वाले हैं, एनालाइज करना है, एनालाइजिंग करना है, एनालाइजिंग करना है और इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करना है। और टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, यानी कि सारा जो नॉलेज हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में टोटल जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज यूज कर रहे हैं वो सारी नॉलेज क्या कहलाती है, अकाउंटेंसी। तो ध्यान रखिएगा, हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसका नाम अकाउंट्स नहीं है, ना बुक कीपिंग है, ना अकाउंटिंग है, वी आर स्टडीइंग अकाउंटेंसी। तो हम धीरे धीरे करके जर्नल, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस सब कुछ सीखेंगे 11 से जाके 12 तक, 12 के और आगे। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपका ये है। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग प्रोसेस। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है। तो बुक कीपिंग भी अकाउंटेंसी का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, बुक कीपिंग भी अकाउंटेंसी का पार्ट, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर तो सब कुछ है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों अकाउंटेंसी का पार्ट है। जैसे क्या क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पर, bookkeeping में identifying financial transaction and event, measuring them in a term of money, then recording of identified financial transaction and classifying। तो जर्नल लेजर तक आकर ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। डेफिनेशंस आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, now come on accounting, accounting is a discussed earlier, accounting is a process। अब accounting की process में तो सब कुछ आ गया था ना, accounting is a process of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communicating the financial transaction in the understandable manner। जब हम interpret कर देते हैं बेटा तो understandable manner भी आ जाता है। accounting is a wider term than bookkeeping, it start where bookkeeping ends। in other words, bookkeeping is a part of account। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस है। अकाउंटेंसी पूरा सिस्टमेटिक नॉलेज ही आ जाएगा इसमें। अकाउंटेंसी से सिस्टमेटिक नॉलेज, पूरा जितना आप करते हो सब कुछ अकाउंटेंसी के अंदर आएगा। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के सारी सिस्टमेटिक स्टेप जितने भी इन्वॉल्व है सबका नॉलेज। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इट इज एन educating process whereby various aspects of accounting are explained along with the reason how to maintain the books of account, summarize the accounting information and communicate it to the user। In other words, scholar accountancy refers to the entire body of theory। इसने क्या बोला, the entire body of theory वो सारा accountancy में आता है। नाउ अब जो डिफरेंस आएगा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में, और उसके बाद इन तीनों का डिफरेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जैसा कि हमने कहा, हम जब पहली वीडियो में बनाया कि डेटा फाइनेंशियल नेचर का इनपुट होगा तो फाइनेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन निकलेगी। इंफॉर्मेशन में बेसिकली हम क्या बनाते हैं बेटा, देयर आर 4 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्रिपेयर एज पर अकाउंटिंग। पहला जो हमने कहा, सबसे पहले आप तो बता दीजिए पूरे ईयर में क्या प्रॉफिट लॉस आया है, तो उसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा हमें ये बता दीजिए आप कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे बिजनेस में कितने की एसेट्स कौन कौन सी हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं,
तो वो हमारी बैलेंस शीट में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तीसरी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है बेटा, वो समराइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किस में होगा? नोट्स टू अकाउंट नाम के उसके पीछे शेड्यूल्स बनेंगे। तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी एक शीट पर, दूसरी शीट पर बैलेंस शीट बनेगी, और उसके पीछे नोट्स टू अकाउंट्स बनाए जाएंगे जो उनके अंदर आए हुए सारे आइटम जो भी हैं। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, लेकिन कितनी तरह के रिजर्व है? जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, कॉम्पनसेटिंग वर्कमेंट कॉम्पनसेटिंग रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व अलग अलग एक्सप्लेन होंगे नोट्स टू अकाउंट के अंदर। और फोर्थ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट आप बनाना सीखोगे 12th क्लास में, वो आपके 11th में नहीं है। 11th में सिर्फ आपको बनाना है फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। यहां पर आप आगे देखोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके लिए हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और द फर्म प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। वट एवर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या बनाने वाले हैं? बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। और बेटा एक हमने आपको बताया जैसा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, और इसके साथ एक नोट्स टू अकाउंट भी बनाया जाता है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेटा इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड फेयर। सबसे पहली चीज क्या आई? ट्रू एंड फेयर। सर हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनती है वो करेक्ट बनती है या ट्रू एंड फेयर? मैंने कहा ट्रू एंड फेयर मतलब सारी बातें जो आपको रिपोर्ट की गई हैं वो सारी बातें ट्रू हैं, सच्ची हैं, और फेयर का मतलब होता है एक्सेप्टेबल। सर वो करेक्ट क्यों नहीं है? बिल्कुल ट्रू एंड फेयर क्यों बोला गया? ट्रू एंड करेक्ट क्यों नहीं बोला आपने? बेटा पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, जहां पर हमने कहा था अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि अकाउंटिंग एग्जैक्ट क्यों नहीं बोली जाती है इंफॉर्मेशन को। क्योंकि बेटा बिकॉज क्या रीजन बताया था? कुछ याद करिए, दिमाग पर जोर डालिए। एस्टिमेट्स, कुछ एस्टिमेट्स हम यूज करते हैं अपने अकाउंटिंग में, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं लास्ट में, और कुछ एस्टिमेशन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो जब एस्टिमेट जैसे ही आता है, कितना भी एस्टिमेट वो एक्यूरेसी के पास हो, पर वो करेक्ट नहीं बोला जाएगा, उसे फेयर एक्सेप्टेबल बोला जाता है। इसलिए बैलेंस शीट जो हमारी बनती है और प्रॉफिट एंड लॉस वो कैसी होती है? ट्रू एंड फेयर होती है। Besides this, qualitative characteristics are attributes that make the accounting information useful to user. देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बेटा, यहाँ पर वहां पर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, रिलायबिलिटी लिमिटेशन में पहला पॉइंट आपने पढ़ा था अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। क्या पढ़ा था? फुली नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, ये तो हमने पढ़ा था सर। वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारी अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं होती है ड्यू टू यूज ऑफ सम एस्टिमेट्स। लेकिन सर जब एग्जैक्ट नहीं आपने एस्टिमेट लगाया है तो इसका मतलब क्या हम उस पर भरोसा ना करें इंफॉर्मेशन पर? बेटा यही तो लिखा है, फुल्ली रिलायबल है, क्योंकि जो हमारे एस्टिमेट्स हैं वो पूरी तरह से साइंटिफिक और एक्सेप्टेबल हैं, हवा में बनाए गए एस्टिमेट्स नहीं है। हाँ, तो यहां से इसका रिलेशन आपको याद होगा कि हमारा फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है पर एक्सेप्टेबल होता है, ट्रू एंड फेयर होता है। तो इसलिए हम पूरी तरह से अपनी जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल उस पर भरोसा कर सकते हैं, पूरी तरह से रिलायबल है। दूसरी बेटा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में वो भी आपके दिमाग में आना चाहिए, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव डेटा। अकाउंटिंग क्वालिटेटिव डेटा को इग्नोर, जैसे मैनेजर की क्वालिटी कितनी अच्छी है, एलिजिबिलिटी किसकी क्या है, इसको मॉनेटरी टर्म में नहीं वैल्यू कर सकते और इसकी अकाउंटिंग भी नहीं करते। क्वालिटेटिव डेटा को इग्नोर करता है, लिमिटेशन में पढ़ा था।
और ये क्वेश्चन है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। दिस इज क्वालिटेटिव, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो बन के आती है उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। तो हमने कहा एक तो ये पूरी तरह से क्या है, रिलायबल है, पूरी तरह से रिलायबल है। दूसरा रेलेवेंस है, हर एक यूजर के मतलब की चीज है। यूजर भी अभी आप पढ़ोगे आगे, बहुत सारे यूजर, इंटरनल एक्सटर्नल, तो सारे यूजर की हेल्प करता है। रेलेवेंट टू द, किसके लिए रेलेवेंट है, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। नेक्स्ट कंपैरेबिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास करंट डेटा के साथ साथ प्रीवियस ईयर का डेटा भी है, तो हम दोनों डेटा को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हम ट्रेंड एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो रिलायबिलिटी, रेलेवेंस एंड कंपैरेबिलिटी, तो ये हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अंडरस्टैंडेबिलिटी छूट गया था बेटा, मैंने कहा ना 4 होता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, सबके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग में जो रूल एंड रेगुलेशन है सबके लिए कॉमन है। तो अगर किसी कंपनी का कोई अकाउंटेंट जॉब छोड़ देता है तो जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट वो मेंटेन किया है, नया अकाउंटेंट आते ही उसको देखते ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जो रूल्स वो फॉलो करके गया है वही रूल तो मैं भी पढ़ाऊं। तो सबके लिए रूल एंड रेगुलेशन सेम हो जाने से क्या हो गया, एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया। कॉमन प्लेटफॉर्म होने से क्या हो जाता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर अंडरस्टैंड इट। तो यूजर, अब आपको देखो, जो अकाउंटिंग का पर्सन नहीं है वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा बेटा, इसीलिए तो हमने उसको इंटरप्रेट किया था, एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट किया था, ताकि नॉन अकाउंटिंग वाले लोग भी उसको आराम से समझ पाए। नाउ आ गया हमारे पास यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दो तरह के यूजर, कौन कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूजर में लिख रहा है, इंटरनल यूजर आर यूजर हु हैव एक्सेस टू सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन एट द micro level from the accounting records that is useful for the decision making following are the internal user and their need for the accounting information। कौन कौन से हैं और उनकी नीड बता रहा है बेटा। there are two, one is owner, second is management। ओनर तो इंटरनल है ये बेटा, उसे तो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, रिस्क और रिवॉर्ड उसके साथ अटैच है। लेकिन मैनेजमेंट को भी सारी एक्सेस है सारी इंफॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इनको डिसीजन लेना है। तो पैसा कौन लगाता है बेटा, पैसा तो लगाता है ओनर। पैसा कौन लगाता है, ओनर। बिजनेस के अंदर बेटा पैसा तो यही लगाएगा, लेकिन बिजनेस को चलाता कौन है, जो डिसीजन लेगा। बिजनेस को चलाने वाले कौन है, मैनेजमेंट। तो इनको तो पता करना है इंफॉर्मेशन से कि हमारा जो पैसा लगा है वो फ्रूटफुली आराम से ग्रो कर रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, लॉस तो नहीं आ रहा है। इसलिए इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट देखनी है। और मैनेजमेंट ये देखना चाहता है कि जो हमने डिसीजन लिए उसमें उसके पीछे, उन डिसीजंस के पीछे कुछ डिजायर्ड आउटकम रहे होंगे, तो वो आउटकम आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उसका पता लगना चाहिए ना। तो मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन सच एज determination of selling price and strategies such as how to control कब करोगे आप, जब आपको पता हो कि एक्सेसिव हो रहा है एक्सपेंस हमारा, तो खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, ये पता कैसे चलेगा, अकाउंटिंग से पता चलेगा कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करेंगे। जब एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। एंड नाउ एक्सटर्नल यूजर। External user beta, external users are the users who do not have access to information at the micro level but have financial statement account that give relevant information। बेटा इनको जो external user उन्हें कहा गया जो माइक्रो लेवल पर, यानी ऑफिस में जाकर के आप ये नहीं कह सकते मुझे ये छोटी छोटी चीजें चेक नहीं कर सकते हो, आपके सारी डिटेल इन्फो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन आपकी एक्सेस कहां तक होगी, जो इंफॉर्मेशन फाइनल अकाउंट जो बनेगा वो इंफॉर्मेशन आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपका भी उससे कुछ लेना देना है, आपका भी कुछ
इंटरेस्ट है उसमें। फॉलोइंग टाइप आर द एक्सटर्नल यूजर, कौन कौन से? एम्प्लॉय एंड वर्कर। बेटा एम्प्लॉय और वर्कर को क्या जरूरत है? बेटा अगर कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो एम्प्लॉय को भी तो मेहनत कर रहा है, इसकी वजह से ही तो हो रहा है। तो एम्प्लॉय भी तो डिमांड करेगा कि हमारा इंक्रीमेंट ठीक से किया जाए। There are people who work for an enterprise and are paid wages. इनको क्या मिलता है? वेजेस मिलता है, सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है। तो जो इन सबको कंबाइन में क्या बोलेंगे? रेम्यूनरेशन। तो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को जो रेम्यूनरेशन पे कर रही है, कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है और एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट ही नहीं कर रही है, तो इनको जब पता चलेगा तभी तो ये अपनी बात रखेंगे। अब पता चला कंपनी लॉस में है, आपको लगता है कि कोई जाएगा कि सर हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए? जब आपको पता चल गया बेटा कंपनी लॉस में है, तो आप तो वैसे ही अपने बॉस को देखते और डबल काम करने लगोगे, क्योंकि आपको क्या डर है? कंपनी लॉस में है, किसी भी वक्त कुछ और लोगों को फायर किया जा सकता है, तो कहीं वो नंबर मेरा ना आ जाए। हाँ, जैसे क्लास में जब आप होमवर्क नहीं किए हो और टीचर आते ही बात कर दे कि कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, तो आपकी शक्ल का बिल्कुल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज। आप इतनी सिंसियर और सीरियस दिखने लगते हो, जैसे लगता है इससे अच्छा बच्चा तो पूरी क्लास में नहीं होगा। लेकिन अगर आप किए हो तो अच्छा सा स्माइल आपके फेस पे आ जाता है, हाँ सर। और अगर सर ने नहीं पूछा तो आप करके आए हो आज, तो आपका तो बिल्कुल टारगेट यही होता है कि सर आते ही पहले पूछे, होमवर्क पूछें। और नहीं भी पूछ रहे हैं तो आप याद करा देते हो, सर आपने होमवर्क दिया था। तो वो एम्प्लॉय का लेना देना है, तो इसको पहले इंफॉर्मेशन तो मिल जाए कि कंपनी कर कैसा रही है। ठीक है बेटा, बैंक एंड फाइनेंशियल अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या जरूरत है? अभी आपने पढ़ा ना, अकाउंटिंग फैसिलिटेट करता है लोन वगैरह लेने में। अब बैंक वाले के पास जाओगे, आप बोलोगे हमारी कंपनी को लोन चाहिए, तो ऐसे ही दे देगा बिना कुछ देखे। वो ट्रू एंड फेयर, जिस पर जो रेलेवेंट है, जिस पर भरोसा करने लायक है, वो आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा। बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए मुझे, मैं पहले देखूं कि आपकी कंपनी कैसा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिटेबल फॉर्म है और ग्रोइंग ऑप्शन दिख रहे हैं, तो बैंक क्यों आपको लोन नहीं देगी? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड्स लोन टू द बिजनेस एंटरप्राइज। बिना आपकी स्थिति को देखे कोई 25 पैसे का लोन नहीं देगा। और आपकी स्थिति आपकी शक्ल पे नहीं लिखी है, कहाँ लिखा हुआ है? आपकी कंपनी किस पोजीशन में, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगेगा। बेटा हु इज पोटेंशियल इन्वेस्टर? हु इज पोटेंशियल? देखो इन्वेस्टर तो समझ में आता है, इन्वेस्टर मीन्स कौन है? बेटा आपने एक कार खरीद ली, आपने एक कार खरीद ली अभी जस्ट 1 महीना पहले। अब बताइए जब आपने फाइनल करके एक कार खरीदी ली, तो जो कार कंपनियां अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, उनके लिए क्या आप कोई टारगेट हो? उनके लिए तो बेकार है भाई, ये तो खरीद के बैठ गया कार, अब ये दोबारा थोड़ी खरीदने जा रहा है 1 महीने बाद। उन कंपनियों के लिए, उन कार कंपनी के लिए वो कस्टमर टारगेट है जो कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, अभी तक खरीदा नहीं, तो उनका एडवर्टाइजमेंट उनके लिए। तो वैसे ही कंपनी में कौन है? जिन्होंने पैसा लगा रखा है कंपनी में, वो तो इन्वेस्टर बन चुके, इन्वेस्ट कर चुके हैं। पर और बहुत सारे लोग हैं जो ढूंढ रहे कोई अच्छी कंपनी मिले तो मैं भी अपना थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दूं, मैं भी प्रॉफिट कमाऊं। तो ऐसे इन्वेस्टर को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं उन्हें? पोटेंशियल। जो अभी तक इन्वेस्ट नहीं किए पर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, वो लोग क्या हो गए? पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो इन्वेस्ट करने से पहले वो पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या करेगा? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, देखेगा, तभी तो डिसाइड करेगा कि इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। तो उनके लिए भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आर द पर्सन या पीपल हु आर लिंकली टू इन्वेस्ट इन द एंटरप्राइज। नाउ क्रेडिटर, गवर्नमेंट, पब्लिक, रिसर्चर्स। चलिए, क्रेडिटर वो है जिसने आपको उधार सामान दिया है। आपको कोई उधार देने से पहले आपके बारे में 3 बार जानना चाहता है, कम से कम। बेटा इंडिया में तो खासकर 5 बार जाने तब भी ना दे, फिर भी, क्योंकि भरोसा बड़ा कम करते हैं यहाँ लोग। जब बहुत अच्छे से आपको जानेगा कोई, तभी आपको उधार देगा। क्या जानेगा? वो ये जानना चाहता है कि आप क्या अपनी पेमेंट को करने में कैपेबल हो कि नहीं। उधार ले जाओ, कल को पता लगे आप हाथ खड़े कर लो, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं, अब बताओ क्या करेगा?
कहां से ले आएगा पैसा? तो आपको उधार देने वाला जो गुड्स सप्लाई करता है उधार में, वो क्रेडिटर आपकी पोजीशन, आपकी परिस्थिति, स्थिति को जानना चाहता है। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज, बेटा ये तो किसी को नहीं बख्शेंगे। वो तो कहते हैं 100 रुपया तुम इसको दे रहे हो तो उसमें मेरा कमीशन यानी टैक्स, फिर वही पैसा इसको लौटा रहा है तो मेरा, यानी गवर्नमेंट तो चाहती कि हर ट्रांजैक्शन पे उसे टैक्स मिले। ठीक है, तो गवर्नमेंट का तो बेटा हर कंपनी के ऊपर नजर रहती है कि किसी ने ऐसा तो नहीं कि मुझे दिए बिना कुछ खा लिया हो। गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। टैक्स कैसे मिलेगा? जब आपको होगा प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट में हिस्सा बना। तो गवर्नमेंट कहती है भाई सारी कंपनी के रूल है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल आपको सबमिट करना होगा आरओसी के पास। और various government bodies and authorities use accounting information to arrive various statistics which enable policy decision। तो दो चीज आ रही है, एक तो आप प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं, कुछ बाकी तो नहीं है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू मिलेगा अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो। और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके फाइनेंशियल स्टेट कि किस एंटरप्राइज, किस इंडस्ट्री, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी एक इंडस्ट्री में वर्क करती है, तो कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री उसमें नजर आए कि इसमें सारी कंपनियां लॉस में जा रही हैं, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, तो उस इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट देखेगा कि बेटा क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों इस तरह के बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो वो कुछ पॉलिसीज में ऐसे चेंज करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज में ऐसे चेंज करेगा, कुछ आपके बिजनेस के लिए इजी वे बनाएगा जिससे वो इंडस्ट्री, वो उस तरह की इंडस्ट्री भी थोड़ा ग्रो कर पाए, थोड़ा प्रॉफिटेबल बन पाए। तो पॉलिसी मेकिंग करना इनका काम है। तो पॉलिसी बनाने के लिए इंफॉर्मेशन भी तो इनको चाहिए। ठीक है, पब्लिक इन जनरल इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। पब्लिक को बेटा मैं तो बोलूंगा कि पब्लिक नीड इंफॉर्मेशन टू एक्सेस द एंटरप्राइज कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। अगर हमारे देश की कुछ बड़ी कंपनियां बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, तो वो ग्रोथ भी करेंगे, अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो ग्रोथ भी करेंगे, ग्रोथ करेंगे तो और भी उनके एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन में और सारा नौकरी भी तो मिलेगी लोगों को। तो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत वाइड रोल होता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों की गरीबी दूर होगी बेटा, तो पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है। अगर पब्लिक को भी मतलब है कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही, बुरा कर रही, जैसे पब्लिक उससे भी रिलेट कर जाता है, जो मैं कहता हूं पोटेंशियल इन्वेस्टर। ये पोटेंशियल इन्वेस्टर भी तो हो सकते हैं। और बेटा रिसर्चर वो हैं जो आपको बताते हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, किस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। वो कहां से बताते हैं? वो कहते हैं वो जो कार्ड वाला आता है वो तोते से कार्ड थोड़ी निकलवाते हैं बेटा, वो आपकी दुनिया भर की कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो देखते हैं, उसको रीड करते हैं, समझते हैं और उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर अपना ओपिनियन आपको बताते हैं कि कौन सी कंपनी लग रही जो फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगी। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के दो सिस्टम बताए गए, एक डबल एंट्री सिस्टम, एक सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम सबसे लास्ट चैप्टर में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और ये आपको पढ़ना है, पूरी बुक में आगे डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ना है। तो इसको आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, उन दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना हमारी बुक में है। एक बात को, जैसे हमने राम को 50 रुपए दिए, तो बेटा इसमें एक चीज नहीं कि राम को 50 दिए, राम एक एस्पेक्ट हुआ और 50 मेरा गया दूसरी बात है। तो राम का नाम भी रिकॉर्ड होना चाहिए और कैश भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो दोनों एस्पेक्ट को जब रिकॉर्ड करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट बनेगा। डबल एंट्री सिस्टम डिटेल में आएगा आगे भी। ठीक है, चलिए यहां से बेटा आ जाते हैं फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी था। यहां से हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस और इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये सारे इसमें आंसर दिए हुए हैं आपकी बुक में। एंड यू
have to prepare all question answer, you have to do all question answer from your book। और अगर आपका डाउट होता है तो उस डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे हम, और कमेंट में आप जो है बता भी सकते हैं अगर आपका कुछ डाउट है तो, ठीक है। इसको करिए। आगे इन क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस जो होंगे इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको भी कवर करूंगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।